नमस्कार। मौलिक फिल्म्स के बातचीत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मित्रों, बातचीत अपने आप में कितना रोचक शब्द है। बातचीत यानी कि हम कुछ कहें आप सुने और आप कुछ कहें हम सुने, यही होती है बातचीत। लेकिन बातचीत करने को ना मिले, यानी आप अकेले हों, किसी कमरे में बंद हो और किसी ऐसी जगह में हो जहां आपको कोई न मिले, तो कितनी बेचैनी होती है ना। तो बस मन की बातें, यानी हमारे मन की जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं और जो कुछ कहने की तड़प है, वो निकलनी चाहिए। ये सब कुछ निकलता है शब्दों के माध्यम से। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान से आपकी बातचीत कराना चाहते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाना चाहते हैं जो बातचीत का धनी है। अब बातचीत का मतलब यूं ही गपशप करने वाला व्यक्ति नहीं। बातचीत का मतलब यह होता है कि जो बड़ी सार्थक बातें करता हो। लोगों से बातें की हैं, विद्वानों से, कवियों से, कथाकारों से, फिल्म के कलाकारों से, सबकी बातें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। और जो खुद अपने शब्दों से ऐसा कुछ कह जाता है जो कह पाना बड़ा मुश्किल है, हमारी बात, आपकी बात, सबकी बात गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से कहता है। हमारे बहुत अच्छे मित्र जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के एक एक पन्ने पलटना चाहते हैं। भाई देवमणि पांडे जी, नमस्ते। नमस्कार। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब हम कैसे कहें कि भाई आप ये बताइए, हम सब जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने जहाँ से शुरुआत की वो सारी कहानी मुझे पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को आप जाने जिसने जहाँ से, यानी शून्य से यात्रा आरंभ की, आज जिस ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई तक कोई व्यक्ति कैसे पहुँचता है, ये आपके लिए बड़ा रोचक अनुभव होगा। तो भाई देवमणि जी, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से शुरू करें। आपने पढ़ाई की, संघर्ष किया, लेकिन जहाँ से आपके मन में जो कच्ची कलियाँ हैं वो चिटकती हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कभी कह नहीं पाते, कभी आधा कह पाते हैं, कभी कुछ कह पाते हैं, वहाँ से हमें अपनी कहानी बताइए। बहुत अच्छा आनंद जी, मैं सुल्तानपुर ज़िले का हूँ। वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके मुंबई शहर में रोज़ी रोटी के लिए आया और यहाँ आने पर सबसे पहले मैंने 1984-85 में मुंबई विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। और उस दौरान जो यार दोस्तों का एक सर्कल बना, साहित्य से जो परिचय हुआ, तो लिखने पढ़ने के प्रति अपनी एक दिलचस्पी पैदा हो गई। और वहीं से फिर धीरे धीरे पद्य में भी लिखा, गद्य में भी लिखा और सिनेमा में भी लिखा। इस तरह एक यात्रा चलती रही। देवमणि जी, वो समय जो आप 84-85 का बता रहे हैं, देश में बड़े उथल पुथल का समय था जी। बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, तमाम धमाके हो रहे थे, देश कुछ विचित्र अवस्था में था जी। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं, अपने गांव से चलकर मुंबई शहर आए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। गांव का आदमी अचानक इतने बड़े महानगर में आ जाए, एक तो जीवन यापन की समस्याएं होती हैं, उसके बाद आपका अध्ययन काल, और उसके बाद आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जो तड़प थी जी, बहुत व्याकुल करती रही होगी। सही बात है। उस व्याकुलता को हमें बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस व्याकुलता का अनुभव जी, हमारे दर्शक कर पाए कि कवि, जी, कवि बनने की प्रक्रिया में जैसे कली धीरे धीरे खिलती है, मैं चाहता हूं कि आपका कवि हृदय आज यहाँ धीरे धीरे खिल कर एक पुष्प बन जाए। सही बात है। देखिए, जब माहौल मिलता है तब आदमी के भीतर अगर रचनात्मकता का बीज है तो अंकुरित होता है। तो अंकुरित हुआ, मैंने जो है कुछ कविताएं लिखी, दोस्तों को पसंद आई। लेकिन जैसा आप बोलते हैं, हम जिस मिट्टी पानी हवा को छोड़ करके यहाँ आए हैं महानगर में रोज़ी रोटी के लिए, तो वो अपना गांव, अपना वो देश बहुत याद आता है। तो शुरू में कई कविताएं उन्हीं चीज़ों पर
रची गई। और एक मेरी नज़्म है कि ज़िंदगी के नाम पे क्या कुछ नहीं तूने दिया, शुक्रिया मेरे शहर 100 बार तेरा शुक्रिया। अब इसका एक बंद देखिए कि क्या ख़बर तुझको कि हमने गांव छोड़ा किस लिए, झूमती गाती हवा फसलों को छोड़ा किस लिए, मिल गया हमको ठिकाना पर कभी भूले नहीं, अपने घर आंगन से रिश्ता हमने तोड़ा किस लिए। आज भी रोशन है दिल में गांव जैसे एक दिया, शुक्रिया मेरे शहर 100 बार तेरा शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सच में इस शहर को शुक्रिया ही कहना चाहिए जी कि हमें तो लगता है जैसे अपनी ज़िंदगी में लोग खाली हाथ आते हैं, जी इस शहर में भी खाली हाथ आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो यहाँ से शुरुआत की, जी जैसे आपने लिखने की, तो कभी लेखन इतना कोई व्याकरण नहीं होता है या कोई तकनीकी चीज़ें नहीं होती हैं कि जब चाह जोड़ लिया, मैथमेटिक्स नहीं होती है कविता। सही बात। तो मैथमेटिक्स से अलग हटकर जब आप लिखते हैं, आरंभ में बहुत सारे लोगों ने अतुकांत कविताएं लिखी, यही आसान होता है और कोई भी लिखना शुरू कर देता है जी। और आपके इलाके में तो जहाँ पर हर तीसरा व्यक्ति इलाहाबाद, सुल्तानपुर, मजरू सुल्तानपुरी का नाम तो पूरा देश जानता है, तो ऐसी जगहों से लिखने वाले बहुत आए और जैसा चाह लिखना शुरू कर दिया। तो जब आप अतुकांत लिखते थे तो उसमें तुक कहाँ से आया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं 84-85 में एमए कर रहा था, तो दोस्तों के साथ फिर काव्य गोष्ठियों में आना जाना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ज़्यादातर लोगों के लेखन की शुरुआत अतुकांत ही होती है और मेरी भी अतुकांत हुई। एक बार मैं गीतकार पंडित प्रदीप से मिलने गया, वो गीतकार जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिखा है। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ और मैंने सुनाया। तो उन्होंने कहा देखो पांडे जी, ऐसी अतुकांत कविता लिखने से आपको सिर्फ बुद्धिजीवी होने का प्रमाण पत्र मिलेगा और अगर आप छंद में लिखेंगे तो आपको दौलत, शोहरत और प्रतिष्ठा तीनों मिलेगी। मैंने कहा पंडित जी, मुझे तो छंद लिखना नहीं आता। उन्होंने कहा कि देखो, छंद हर व्यक्ति के भीतर होता है, तो तुम लिखना शुरू करो और पहले शुरू में गोपाल दास नीरज की तरह 4-4 लाइन की मुक्तक लिखो और मुझे बताओ और फिर धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी। तो उनकी बात मान करके जो मैंने पहला मुक्तक लिखा था वो है, गमज़दा आँखों का पानी एक है और ज़ख्मों की निशानी एक है, हम दिलों की दास्तां किससे कहें, आपकी मेरी कहानी एक है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लेकिन यहीं पर आरंभ में जैसे कहा कि कविता नहीं, कविता कथा होती है, कहानी के रूप में कविता बन जाती है। लेकिन छंद आपने लिखना शुरू किया, उसके दो पक्ष हैं, एक तो उसका भाव पक्ष, उसका दर्द, उसकी व्यथा जो आप कहना चाह रहे हैं, और एक शैली। फिर आप अपने मन में उतर कर इस शैली को और इस भाव को कैसे पकड़ते थे, बता पाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक ये जाने कि एक कवि और शायर के मन से शायरी या कविता कैसे निकलती है। सही बात है। देखिए, जब हम छंद में लिखना शुरू करते हैं तो जो भाव हैं वो अपने आप जो है प्रवाहित होकर छंद के माध्यम से आना शुरू हो जाते हैं और फिर हम उसको एक शिल्प में ढाल करके, वो शिल्प जो है मुक्तक भी हो सकता है, वो गीत भी हो सकता है। और उसके बाद थोड़े समय बाद मैंने गज़लें भी कहीं। तो कोई सा थाट आता था तो वो अपने जगह बना लेता था। जैसे एक लाइन आ गई कि जो है, 4 दिनों के इस जीवन में कुछ ऐसे भी काम करो, सुबह सुबह मुस्काना सीखो, हंसते हंसते शाम करो। वाह, क्या बात है, बहुत। तो ये जो है थाट जो है वो इशारा करता है कि ये गीत के लिए बेहतर है ना। और अब जब एक और थाट आता है कि जब तलक
रथ जगह नहीं चलता। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब तलक रथ जगह नहीं चलता, इश्क क्या है वाह वाह। पता नहीं चलता। तो ये थाट इशारा करता है कि ये गज़ल का थाट है। तो ये जो थाट्स हैं, ये जो है हमारे सोच में, संस्कार में इस तरह शामिल हैं कि जब हमें छंद में लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सारे छंद में ढल करके सारे विचार हमारे सामने आते हैं। छंद में लिखते हैं तो एक मीटर है, मीटर के बाद जैसे संत तुलसीदास ने जो भी दोहे चौपाइयाँ लिखी, हाँ, मात्रा में परिपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि गीत का रचनाओं में आदर्श है संत तुलसीदास, आप उनका अनुकरण कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे शायरों ने लिखा है, बहुत सुंदर मीटर है उनका। लिखते समय मीटर का ध्यान रखना, और दूसरे भाव, इतने भावों का ज्वार जब उत्पन्न होता है तो जैसे लगता है कि समंदर की लहरें किनारे को चूम लें और वापस लौटें, कुछ ऐसा ही होता है। ऐसे में शब्दों का चयन बड़ा कठिन होता है। एक शायर के पास, एक विचारक के पास, चिंतक के पास बहुत शब्द होते हैं, अपुल भंडार होता है। इस भंडार से शब्द कैसे चुने जाए कठिन होता है। कई बार लगता है कि हम ये शब्द कहना चाहते, पीछे से दूसरा शब्द तैयार है, अरे मुझे जाने दो पहले, तीसरा धक्का मुक्की कह रहा है, मैं पहुंचूंगा पहले, मैं ज़्यादा सार्थक हूँ। जैसे हिंदी भाषा को लें, आँख, नैन, चक्षु, नेत्र, तमाम सारे शब्द समानार्थी हैं, आसपास के भाव रखते हैं। इसमें कौन सा शब्द सटीक हो उसका चयन बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार हम नहीं भी रखते हैं, कई बार रखते हैं तो उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, माने शब्दों का जब अंतर्द्वंद आपके अंदर मचता है और वो कोलाहल होता है, उस कोलाहल को कैसे शांत कर पाते हैं और कैसे शमन करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो कुछ हम लिखते हैं तो हमारी सोच, फिक्र या थॉट जिसे कहते हैं, वो मुख्य है कि कुल मिला के हम कहना क्या चाहते हैं, लोगों को देना क्या चाहते हैं। तो जैसे मैंने एक गज़ल लिखी, उसकी जो शुरुआती लाइन है यानी मतला, कि कहाँ गई एहसास की खुशबू, फना हुए जज्बात कहाँ, हम भी वही हैं तुम भी वही हो, लेकिन अब वो बात कहाँ। तो पहले जब मैंने लिखा तो इसमें फना शब्द नहीं था। पहले मैंने लिखा कि कहाँ गई एहसास की खुशबू, गायब हैं जज्बात कहाँ। लेकिन ये लिखने के बाद मुझे लगता है कि ये जो है गायब शब्द प्रॉपर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो इसको जिसको बोलते हैं पॉलिश करना, लिखने के बाद में पॉलिशिंग, हाँ, पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है कि तराश दिया है, हाँ, कि आप तराशेंगे कैसे लिखे हुए चीज़ को। तो उसमें सोचने के बाद मैंने सोचा कि गायब हैं जज्बात कहाँ, इसकी जगह पे फना हुए जज्बात कहाँ, ये बेहतर रहेगा। और ये आया, जब मैंने सुनाया लोगों के सामने तो लोगों ने बेहतर पसंद किया। और वो जो भी जानकार हैं, जो मतलब चीज़ों की समझ रखते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि आपके भीतर शब्दों को बरतने का सलीका है या नहीं है। ये बात है। बहुत खूब। आरंभिक अवस्था में सबके साथ होता है, नए शायर हो, नए कवि हो, उनके साथ होता है। और जो स्थापित शायर है, कवि, उनके लिए भी ऐसी दिक्कतें आती रही होंगी मुझे लगता है। और सबके साथ अपने बुद्धि, विवेक और जो कहते हैं भाव, कई बार तो भाव ऐसे अपनी पालकी पर उन शब्दों को लेकर चले आते हैं, हमारे मन में कहीं विचारों में नहीं थे लेकिन आ गए। एक बात और बताइए, आपको सभी ने खूब पढ़ा है, आप मूलतः कवि हृदय, शायर हृदय हैं, लेकिन आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। आप कॉलम लिखते रहे नियमित रूप से, साहित्य नामचा, और वर्षों बरस लिखा, लोगों की आलोचनाएं की, समीक्षाएं की, साहित्य को पूरे शहर के लिए परोसा। वो अनुभव बताइए अपना। सही बात है। देखिए, एमए करने के बाद मैंने जो है बहुत सारा साहित्य लिखा और मतलब पढ़ा मैंने। तो पढ़ने के साथ साथ लिखने का मन हुआ तो पहले लिख करके चुपचाप रख देता था। फिर मेरे मन में एक दिन ये भावना जागृत हुई कि जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। तो 87 का समय था, ये फिल्म आई थी कर्मा, एक गाना बहुत बज रहा था, हर कर्म अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए। तो हमारे
ऑफिस में एक कर्मचारी ने कहा ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई कविता कृष्णमूर्ति नाम की लड़की है। और फिर उन्होंने कहा कि प्यार झुकता है में उसका भी गीत बड़ा अच्छा है, तुमसे मिलकर न जाने क्यों। तो मैंने सोचा इस लड़की से मिलना चाहिए। तो फिर मैंने नंबर ढूंढा और उससे मिलने गया और उससे एक बातचीत की मैंने और नवभारत टाइम्स में भेज दी और वो बातचीत छप गई। तो नवभारत टाइम्स वालों ने कहा कि पांडे जी आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप एक काम कीजिए कि अनुराधा पौडवाल पे भी लिख दीजिए, बात कर लीजिए। अनुराधा पौडवाल भी लिख दिया। फिर किशोर कुमार गुजर गए तो उन लोगों ने कहा कि आप किशोर कुमार पे फीचर लिख दीजिए। तो वहाँ से फीचर लिखने की भी शुरुआत हो गई। तो इस तरह से मुझे मुंबई में भी और फिर बाहर से भी बुलावा आने लगा। मैंने दिल्ली की भी पत्रिकाओं में लिखा और फिर राहुल देव जब संपादक बन करके जनसत्ता में आए तो जनसत्ता में जो है लगातार लिखना शुरू हो गया। फिर इस तरह जो आप बोल रहे हैं कि 6 साल तक। एक बात और पूछनी है, लिखते समय एक बात और होती है जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी है। जैसे लगता है अभी तो हमने 2-3 पन्ने पलटे हैं, पूरी किताब बाकी है। सही बात। कभी कभी समीक्षा में, लिखने में तारीफ कर दें तो लोग खुश होते हैं, सारे साहित्यकार। कभी उनकी कमियों को उजागर कर दें, उनकी आलोचना हो जाए तो ऐसी शत्रुता होती है। तो मुझे लगता है आपने अपनी कलम से बहुत सारी शत्रुता ली होगी। देखिए मेरी आदत ये थी कि किसी पे ऐसा लिखूं कि वह जो है उसको जो है बुरा न लगे, है ना। कि जैसे यहाँ इंदु शर्मा कथा सम्मान होता था, तेजेंद्र शर्मा आयोजित करते थे ना, तेजेंद्र जी करते थे। अब जो है वो इस कथा जब पहला प्रोग्राम किया तो काला कुर्ता और जो है काला पैजामा और जो है घुटनों तक लटकता हुआ जैकेट पहन करके वो आए। तो आमतौर पे ऐसा जो है सीन उसमें साहित्य के प्रोग्राम में नहीं दिखाई पड़ता। वैसे उनकी काले वस्त्र उनकी पसंद थी। तो मैंने एक लाइन लिख दिया कि भाई तेजेंद्र शर्मा का लिबास काबिल तारीफ था, वह जो है काला कुर्ता काला पैजामा काला जैकेट पहन के आए थे, बिल्कुल जादूगर लग रहे थे, बस हाथ में छड़ी की ही कमी थी। तो ये पढ़ करके लोग बहुत हंसे। तो जो बात मैं कहना चाहता था कि साहित्य की बिरादरी से बात बिल्कुल अलग थी, तो वो जो है उनको समझ में भी आ गई और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। एक और इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपके भी दोस्त रहे होंगे फाल्के साहब, जो यहाँ सदस्य सचिव थे ना अकादमी के। हाँ, तो एक कार्यक्रम में जो है वो फाल्के साहब आए और बंद गले का जो है क्रीम कलर का सूट पहने थे। तो मैंने कार्यक्रम के बारे में लिखा और फिर एक लाइन लिख दी कि आदरणीय केशव फाल्के बंद गले का इतना शानदार सूट पहन के आए थे कि जब तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ लोग उन्हीं को अध्यक्ष समझ रहे थे और हर आने वाला नमस्ते कर रहा था। तो फाल्के जी ने मुझसे बाद में कहा कि आपने ऐसा कमेंट कर लिया कि मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप बहुत अच्छा लिखा करते थे, पूरे मुंबई के साहित्य जगत का आईना बनकर वो आपका कॉलम चला करता था, लोग खूब पढ़ते थे। बल्कि हम तो ये कहें कि वो पत्र आपके कॉलम से ही उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती रही होगी, एक बड़ा इसका पक्ष है। देवमणि जी लिखते पढ़ते हैं, आप नौकरी भी करते थे, व्यस्तताएं आपकी बहुत थी, अचानक आपने मंच पर छलांग लगा दी, मंच संचालन का नशा आपको छा गया। कहीं आपने लिखा कि मैं मंच संचालन के प्रति समर्पित हूँ, ये कहाँ से घुस गया आपके जीवन में? देखिए बात ये है कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं कि विदाई समारोह हुआ 1985 में यमए का, तो हम लोग 140 छात्र छात्राएँ थे और उसमें से 100 लोग आए रहे होंगे। हमारे प्रोफेसर वगैरह भी थे, डॉक्टर सुधाकर मिश्र और ये नंदलाल पाठक वगैरह। तो ये था कि विदाई समारोह का जो है संचालन कौन करेगा, तो कोई वैसा दिख नहीं रहा था। तो हमारे जो दोस्त हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, दयानंद तिवारी, तो बोले यार तुम ही करो, तुम अच्छा बोलते हो। तो उस कार्यक्रम का मैंने संचालन किया और डॉक्टर CL प्रभात हमारे विभागाध्यक्ष थे। तो मुझे क्या है कि शेर व शायरी और कई कवियों की कविताएं पहले से ही काफ़ी याद थी।
तो मैंने जब बीच बीच में वो कविताएं कोट की, खूब ताली बजी और बाद में हमारे गुरुजनों ने बहुत शाबाशी दी कि तुम जो है अच्छा बोलते हो और इस काम को जो है आगे भी जारी रखो। तो बस यहीं से जो है संचालन शुरू हो गया। तो मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन तब तक किया कि जब तक मैं कविता नहीं लिखता था। फिर मतलब मुझे ये महसूस होने लगा कि मुझे संचालक बन गया हूँ तो कविता भी लिखनी चाहिए। तो 1987 से कविता लिखना भी शुरू हो गया। कविता लिखते हुए कवि सम्मेलनों का अच्छा संचालन किया जी। ये सब करते हुए जी। जो बहुत कठिन डगर है जीवन की, जी। फिल्मी दुनिया की डगर, हाँ, आकर्षित बहुत करती है फिल्मी दुनिया। जी। जी। और जो मुंबई में रहते हैं ये जानते हैं कि उसके दरवाजे तक पहुंच पाना कठिन है और दरवाजे के अंदर पहुंचने के बाद दूसरा संघर्ष शुरू हो जाता है। जी। फिर भी आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे के अंदर प्रवेश किए और वो संघर्ष झेला। जी। इसके बारे में जरा बताइए। जैसे थोड़ी देर पहले आनंद जी मैंने कहा था कि मुझे अच्छे लोगों से मिलने की एक ललक थी, तो मैंने कहा ये मिला राजेंद्र मेहता, नीना मेहता थे। तो मेहता जी ने कहा कि कुछ सुनाओ। तो मैंने जो है उनको एक गज़ल सुनाई। ये चाह कब थी मुझे सब का सब जहान मिले, मुझे तो मेरी ज़मीं मेरा आसमान मिले। वाह क्या बात है, क्या बात तो है। मेहता जी ने कहा कि ये दे दीजिए, मैं गाऊंगा। इसी तरह मैं रूपपाल राठौर और सोनाली से मिलने गया तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए गीत लिखने की फरमाइश की। मैंने लिख दिया, उन्होंने गाया और बहुत उनको पसंद आया। फिर गज़ल भी मांगी। तो इस तरह से जो गायकों से मैं मिलता था वो लोग मांगते थे कि कुछ दीजिए, सिलसिला शुरू हो गया। तो हमारे एक दोस्त हैं हृदय लानी जी ने, जिन्होंने फिल्म सरफरोश के डायलॉग के लिए उनको फिल्म फेयर मिला। तो एक फ़िल्म लिख रहे थे, कहाँ हो तुम, इलार उनके बेटे की थी उसमें। तो फिर उन्होंने कहा कि पांडे जी 4-5 लोगों ने ट्राई किया, एक गीत लिख नहीं पाए और जो है मैंने डायरेक्टर को तुम्हारा नाम दिया है तो आप मिल लीजिए, तो मुझे विश्वास है काम हो जाएगा। और मैं गया, रजत ढोलकिया म्यूजिक डायरेक्टर थे। बस सेटिंग हुई, ये है कि थोड़ा उन्होंने मुश्किल ट्यून बना दी थी लेकिन काम हो गया। तो यहीं से जो है ये दिसंबर 1999 का महीना था जब पहला गीत रिकॉर्ड हो गया। कौन सा गीत था वो? ये जो है था, देखिए कि सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आँखों से दिल में मेरे कोई यूं उतरता है, जोश है जवानी है शाम ये सुहानी है, आज अपनी आँखों में एक नई कहानी है, साथ साथ रहते हैं धूप छाँव सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ अपनी जिंदगानी है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने इतना लंबा जो है 6 लाइन का मुखड़ा बना दिया था, इसलिए कोई लिख नहीं पा रहा था। हाँ, लेकिन मैंने काम कर दिया और लोगों ने पसंद किया। बहुत खूब। आप लिखते हैं, कई बार लिखते समय जी, विशेष रूप से कोई कवि, कोई शायर या कोई गीतकार जी, आदर्श लगता है, जैसे लगता है मन के पार्श्वभूमि से उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी शैली बार बार मन के दरवाजे को खटखटाया करती है कि ऐसा लिखो, इस तरह चलो। जी, जी। ऐसा कोई प्रभावित किया आपको कोई गीतकार, शायर जो जिसकी शैली आपने अपनाई हो या कहीं मन ही मन कुछ चुरा ली हो? सही बात है। देखिए बात यह है कि मुझे जो है जैसे पसंद तो कई गीतकार हैं जो अच्छा लिखते हैं और मैं उनसे मिलने भी गया, पंडित प्रदीप, कैफ़ी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, इन दीवार, इन सब से। लेकिन मुझे जो है जो आप बोल रहे हैं आनंद बख्शी अपने बहुत ज़्यादा करीब लगते हैं। और जो है ना आनंद बख्शी के यहाँ जो है ना एक जो तुक मिलाने की कला है, वो जो एक जादू पैदा करते हैं तुकों का, कि अमुआ की डाली पे गाए मतवाली कोयलिया काली निराली, एक लाइन में इस तरह के 4-4 तुक ले आना, वो जो है बड़ा अद्भुत खेल लगता है मुझे, है ना। तो ये जो है ना आएगी ज़रूर चिट्ठी अब देखना, तो अब तब रब, इस तरह के जो तुक लेके आते थे और उससे जो अर्थ वो अपना जो है क्रिएट करते थे। तो आनंद बख्शी का ये खेल मुझे बहुत अच्छा लगता था और इस तरह जहाँ ज़रूरत पड़ी इस तरह से मैंने तुकों का इस्तेमाल किया। तुकों का नहीं, वो तो कई बार ऐसी चीज़ें लिखते थे, ट्रक ड्राइवर के लिए लिखा, जैसे बालों के लिए लोग नागिन कहते हैं, तमाम तरह के उपमाएं देते हैं। आनंद बख्शी जैसा शायर
गीतकार, वो कहता है ये सड़क का तोड़ है, इस तरह की उपमाएं, सड़क का मोड़ है। इसलिए आनंद बख्शी ने जो लिखा है जी, वो आम आदमी के गीतकार, सही बात, जीवन को बहुत करीब से देखा, जीवन के संघर्षों का अनुभव किया है, इसलिए लिखा। जी। आपके जीवन में जो संघर्ष थे, गांव से मुंबई आने के बाद का जी, जो जीवन की परेशानियां थी, एक रोजगार देखना है, पढ़ाई भी करनी है और कुछ मन के अंदर भाव है, कुछ बनना भी है, एक साथ तीनों दिशाओं में आपको कोई खींच रहा है, तीनों लक्ष्य आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और वो करना भी है, बिना उसके जीवन संभव नहीं है। तो आपकी रचनाओं में इन सारी चीजों का प्रभाव कैसे पड़ा, कहाँ पर पड़ा, कैसे उसको ले आ पाए अपनी रचनाओं में? देखिए, बात यह है कि आनंद जी, मुझे केंद्रीय सरकार की नौकरी मिल गई थी राजभाषा विभाग में। और राजभाषा विभाग में फ़ायदा ये था कि हमारे हाथ में लाइब्रेरी भी होती थी और हम अपनी पसंद की जितनी भी किताबें हैं वो मंगा लेते थे, पढ़ लेते थे साहित्य की, और वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा जो है 1996 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में सिलेक्शन हो गया था। हैदराबाद में नहीं गया, मैंने छोड़ दिया कि इतने अच्छे यार दोस्त हैं, इनको छोड़ के कहाँ जाएं सब। दोस्ती निभाई आपने। और लिखने में हमने हमेशा इस क्वालिटी का ध्यान रखा कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसे लोगों को पसंद आना चाहिए। इसलिए जो है, जब धर्मवीर भारती के संपादन में धर्मयुग में जो है ये सुप्रिया पाठक और तन्वी आज़मी का मेरा वो इंटरव्यू छपा, तो हमारे साथी लोग दंग रह गए। बोले कि कोई हम 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, कोई 10 साल से हमारा धर्मयुग में 4 लाइन भी नहीं छपी, आपका इतनी जल्दी इतना बड़ा आर्टिकल। तो ये एक जो है गुणवत्ता की बात होती है। हमारा जो कॉलम था, मुझे जो है हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी 4 भाषाओं में लोग पढ़ते थे। और जो है फोर्ट में जो है पीपल्स बुक हाउस है, उनके नोटिस बोर्ड पे मिस्टर सतीश कालसेकर डायरेक्टर थे, वो डिस्प्ले कर देते मेरा कॉलम। तो मतलब इतना लोकप्रिय था। तो मैंने नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लेखन की तरफ ध्यान दिया कि गुणवत्ता रहे। इसी तरह जो है, जब कविताएं मैंने लिखी तो हमारे शहर के जो अच्छे लोग थे, अच्छे रचनाकार थे, उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। जब मैंने गीत गज़लें लिखा तो जो इस शहर में टॉप के लोग हैं, नक्स लायलपुरी, ज़फ़र गोरखपुरी, निदा फाजली, इन सब ने जो है मुझे, मैं छोटा था लेकिन एक दोस्ताना रवैया इन लोगों को था। और सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, इन लोगों के साथ मैं कविता पाठ कर चुका हूँ। धर्मवीर भारती ने मुझे अपने घर बुला के मेरी कविताएं सुनी थी। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ध्यान मैंने इसीलिए दिया कि भाई जो चाहे गद्य लिखूँ मैं, चाहे पद्य लिखूँ, उसमें जो है गुणवत्ता होनी चाहिए। और उस गुणवत्ता को हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बहुत पसंद किया और सराहा। थोड़ा सा हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे जी, क्योंकि हमने तो संघर्ष आपकी नौकरी मिलने के पहले का पूछा था जी, लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद एक आराम होता है जीवन में जी। बाकी बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और आराम करते हैं घर में जी, लेकिन दिन भर अपने दफ्तर में काम करना जी, उसके बाद इंटरव्यूज लेना या फील्ड में जाकर काम करना जी, पत्रकारिता का जी, और नियमित रूप से लिखते रहना कॉलम तो सप्ताह का एक था लेकिन इसके अतिरिक्त जो नियमित लिखना ये जो प्रतिबद्धता होती थी ये समर्पण ये कैसे ले आते थे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? देखिए उस वक्त जो है ना एक दीवानगी रहती है कि जैसे मैं जो है उसमें मीरा रोड में रहता था शुरुआती दिनों में शहर का एकदम किनारा जहाँ पर नया वो पोनगर बसा था। हाँ तो उसमें घुस जाता था ट्रेन में सवेरे ऑफिस जाने के लिए और मेरे हाथ में किताब होती थी तो बैठने की सीट मिलती रही थी लेकिन दूसरों की पीठ पर जो है किताब रख करके जो है पढ़ने का भीड़ में खड़े रहकर और दूसरे के पीठ को टेबल बनाकर हाँ तो इस तरह जो है हमने मुझे याद है उन दिनों ही आपने उन दिनों के थोड़ा बाद की बात है जब आपने मुझे किताब दी थी मोटी सी मैंने पढ़ ली है इसे आप पढ़िए और मैं भीड़ में नहीं पढ़ पाया लेकिन मैंने घर में उसे पूरी की पूरी किताब पढ़ी। वो फिल्मों पर ही किताब थी। सही बात है।
मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जो फिल्मी गीतकार, फिल्मी पर्सनालिटीज हैं, जी बहुत प्रभावित करते हैं। आम आदमी प्रभावित होता है और उन्हें देखना चाहता है, छू लेना चाहता है, जी उसके साथ फोटोग्राफ खिंचा लेना, बस खत्म हो जाती है उसकी जी अभिलाषाएं और उसकी आकांक्षाएं। जी लेकिन आपको इन पर्सनालिटीज ने, इन व्यक्तित्व ने इतना प्रभावित किया जी कि इनको आपने शब्दांकित किया। 2 पुस्तक मेरे हाथ में है इस समय, जी सिने जगत के शब्द शिल्पी और दूसरा है सिने गीतकार। जी मैं अपने दर्शकों को ये दिखा दूं, दोनों ये पुस्तक है। सही बात। और मैं पहले तो इसके लिए बधाई देता हूँ। जी दोनों एक ही मूड की किताबें हमें लगती हैं जी कि दोनों फिल्मकारों पर ही आपने, गीतकारों पर ही लिखी है। जी तो इसके पीछे क्या आपकी सोच रही है, कैसे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि आसान नहीं है सबका समय ले पाना, सबसे मिल पाना और सबके जीवन को तराश कर शब्दों में ढाल पाना, ये सारी चुनौतीपूर्ण काम थे। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि हमारी आपकी जो है ये शुरुआत में ही गुफ्तगू हुई, पत्रकारिता के बारे में आपने पूछा, तो जिन लोगों को मैं पसंद करता था उन जो है लोगों से मिलना जो ये अच्छा लगता था। तो जब जनसत्ता अखबार शुरू हुआ तो जो है मुझसे संपादक ने कहा, राहुल देव ने, कि हमारे लिए क्या करेंगे। एक तो जो है ये जनसत्ता निकलने के कुछ समय बाद निकला ये संजय जनसत्ता, इसमें मेरा कॉलम उन्होंने रखा, साहित्य नामचा। तो मैंने कहा कि मैं जो है ये गीतकारों का इंटरव्यू कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक इंटरव्यू मत दीजिए, कम से कम एक साथ मुझे 5 इंटरव्यू दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर पंडित प्रदीप जो है, बजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, हज़रत जयपुरी, इंदिवर, इन लोगों का जो है ना इंटरव्यू करके मैंने दिया। तो ये मेरे प्रिय गीतकार थे और इस तरह इन लोगों से भी अपना जिससे मिलता था समझिए एक मुलाकात में ही दोस्ती हो जाती थी, क्योंकि मैं भी लिखने पढ़ने से जुड़ा था। लोग साहित्य की किताबों की चर्चा करते थे। तो इस तरह से जो है फिर मुझे ये कहा गया कि आप जिसका भी ठीक समझते हैं आप जो है लिख दिया कीजिए। ये जो मुझे स्वतंत्रता दी गई उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैं जो है आनंद बख्शी हों कि माया गोविंद हों, सबके ऊपर लिखा। तो योगेश जी हैं। तो मैं जो है कोरोना काल में मन में आया कि घर में बैठे बैठे क्या किया जाए, तो आपदा में अवसर ढूंढने की बात थी। तो मैंने जब इन लोगों को इकट्ठा किया तो 21 गीतकार मुझे मिल गए और मैंने जो है इन लोगों को रीराइट किया, एक जो है संस्मरण की शैली में इनको पेश किया। तो सिने गीतकार में 21 गीतकार हैं। तो एक जो है जिसे कह सकते हैं कि 20वीं सदी के जितने भी महत्वपूर्ण गीतकार हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं 2-3 जिनसे मैं नहीं मिला था, जैसे साहिर लुधियानवी हैं, गोपाल सिंह नेपाली हैं जो है, तो शैलेंद्र हैं। तो इनको भी मैंने शामिल किया कि बिना इनका मिले हमारा जो सिनेमा का स्वर्ण युग है गीत संगीत का, वो पूरा नहीं होता। तो ये किताब जो है बहुत पसंद की जा रही है एक साथ 21 गीतकारों को, क्योंकि जो है सिनेमा में जो हीरो हीरोइन हैं उनकी तरफ तो बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन जो है ये जो शब्द वाले हैं, साधक हैं, इनको नहीं। तो इसके साथ ही मैंने जो फिल्म लेखक निर्देशक हैं उनसे मुलाकात की। ये राही मासूम रज़ा, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, सागर सरहदी, के सिंह, जिन्होंने क्रांतिवीर तिरंगा जैसी फिल्में लिखी हैं, तो इन सब के ऊपर लिखा। तो ये दूसरी किताब आई, सिने जगत के शब्द शिल्पी। स्वागत है, हमारे दर्शक स्वागत करेंगे, मुझे लगता है पढ़ेंगे ज़रूर। बहुत रोचक है और बहुत सूचना परक है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ये किताब ज़रूर पढ़ें। एक बात और मन में होता है जी, काल के अनुसार, यानी समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं जी। कई बार बढ़ती उम्र के साथ लोग इसे स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं जी। फिल्में, जब हम लोग अपने युवावस्था में थे जी, फिल्मों की ओर आकर्षित होते थे और देखना चाहते थे, उस युग की फिल्में कुछ और थीं, मध्यकाल में और हो गईं। अब जो फिल्में आईं बदल गईं, उनका कलेवर बदल गया है, उनका शिल्प बदल गया है, लेखन शैली बदल गया है, लिखने का जो मर्म है वो सब कुछ बदल सा गया है। तो ऐसे में जो कलमकार की भूमिका है
जी लेखक, फिल्म के जो डायलॉग राइटर्स हैं जी। या फिल्म की जो पटकथा लिखते हैं या जो शायर हैं, तो इस बदलाव के साथ अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं? आपके साथ भी इसी तरह की समस्याएं आई होंगी। जिस बिल्कुल। ढंग से आप भाव पक्ष को लेकर लिखते हैं, आज तो सीधे सीधे बात कहनी है, पहले बिंब में उपमा लेकर बात की जाती थी। जी तो ये जो बदलाव है कैसे आप कर पाते हैं? सही बात। देखिए, एक जो है ना फिल्म जो है बन रही है, तो मुझसे कहा गया कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो वो कोई शायरी बोल देगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि एक महकती सी शाम लिख दूंगा, तुझको खुशियाँ तमाम लिख दूंगा, तेरे दिल की किताब में एक दिन देखना अपना नाम वाह, लिख दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे निर्देशक ने कहा कि पांडे जी, ये शायरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो जो है 20वीं सदी की हो गई, तो ये जो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो आप जो है ये डिजिटल दौर है, उस हिसाब से आप लिखिए। तो अब देखिए उनकी जो पसंद होती है, ये तो हमारी पसंद हो गई। तो वो मैंने लिखा कि मिलूँगा फेसबुक पर मैं, तुम्हें व्हाट्सएप से जोड़ूंगा। वाह, क्या बात है, पूरा युग बदल दिया। मिलूँगा फेसबुक पर मैं, तुम्हें व्हाट्सएप से जोड़ूंगा। मिलन का मुझे थोड़ा सा लाइन भूल रही है कि मिलन का जो भी हो मौका, कोई मौका न छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो न हो, ये बात तुम जानो, कसम मुझको किसी दिन मैं तुम्हारा हो कि छोड़ूंगा। वाह वाह, नई पीढ़ी तो इसे लूट लेगी ऐसी शायरी। तो वही तो निर्देशक ने कहा कि हाँ, ये जो है नए दौर के जो है स्टूडेंट के हिसाब से बोले कि हमको जब सिनेमा बनाते हैं तो हमको जो है नए दौर में जो ख़ास तौर से कॉलेज गोइंग वो लोग हैं, वही सिनेमा चलाते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो आज जो है ऐसे माहौल में जो है पुराने गीतकारों का काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि उन्हें ना, अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे अच्छे अच्छे गीतकार हैं, उनके जो है साल में शायद ही कोई एक आध गीत सुनाई पड़ जाए, नहीं तो जो है बिल्कुल नई टीम आ गई, इसीलिए उनकी कलम को विश्राम मिल गया है। देवमणि जी, ये जो तमाम बदलाव है, आप जब यहाँ मुंबई आए तो मुंबई का संघर्ष एक अलग तरह का संघर्ष था जी। रहने के लिए आवास नहीं होते, घर नहीं होते थे जी। अब घर हैं, लेकिन घर खरीदने का सामर्थ्य अब नहीं है। पहले घर नहीं होते थे, जगह नहीं होती थी, लोग फुटपाथ पे सोते थे। जी। बहुत बदल गई ये मुंबई। जी। तो इस मुंबई, आपकी नज़रों में मुंबई में जिया या मुंबई को आत्मसात किया है, बड़े, मुझे उनकी शायरी भी भूल गई, सरदार जाफरी ने कुछ मुंबई के लिए कहा है कि जी, जानी क्या बात है ऐ मुंबई तेरी शबिस्ता में, कि हम शाम औध और सुबह बनारस छोड़ आए हैं। तो ये मुद्दा है कि मुंबई शहर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम से आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्डिंग्स के लिए और म्यूजिक के लिए असम से बहुत बड़ी टीम आती है। हाँ। कई बार लगता है स्टूडियोज में पहुंचिए तो पूरा असम आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी पूरा देश तो है ही है, दक्षिण भारत, और पंजाब के बिना तो इंडस्ट्री अधूरी है। इंडस्ट्री से इतर संपूर्ण रूप से मुंबई कल क्या थी, बीच में क्या हुई और आज कहाँ पहुँच गई, मुंबई को थोड़ा सा एक शायर अपनी नज़रों से कैसा देखता है? देखिए, जब मैंने लिखना शुरू किया और जैसे अखबारों के ज़रिए ही मैं लोगों से मिला, तो मुझे ये बाज़ार फिल्म के जो लेखक निर्देशक हैं सागर सरहदी, तो सागर सरहदी ने कहा कि यार तुम्हारे हिंदी वाले मुझे नहीं बुलाते। तो मैंने कहा कि देखिए, हिंदी वाले जो है वो फिल्म वालों को बहुत बड़ी या पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी मानते हैं, इसलिए एक दूरी बनाए रखते हैं कि भाई ये लोग तो जो है मिलने जुलने का मौका देते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं आप जहाँ बोलोगे मैं आऊँगा, जो है छोटे से कमरे में भी प्रोग्राम होगा। तो सागर सरहदी की वो बात मान करके मैंने उन्हें कुछ प्रोग्राम में बुलाया, और फिर हमारे जनवादी लेखक संघ के दोस्तों ने कई बार बुलाया। तो एक जो स्कूल के कमरे में भी हुआ चर्च गेट में कहीं, उसमें जो है सागर सरहदी
आए और उन्होंने बाकायदा दोस्ताना फिर बहस की, लोगों से मिले जुले। इसी तरह जो है जब निदा फाजली का मैंने इंटरव्यू किया तो निदा फाजली ने भी कहा कि पांडे जी हिंदी वाले मुझे नहीं बुलाते। तो हमने कहा कि आप सिनेमा के गीतकार हैं तो उनके लिए आप सेलिब्रिटी है तो बुलाते हुए लोग डरते। बोले नहीं, मैं आऊँगा आप जहाँ कहेंगे। और उसके बाद फिर निदा फाजली का जो आगमन है वो हो गया। मैं संचालक था तो मैंने कई कार्यक्रमों में बुलाया और हिंदी में इतने घुल मिल गए कि समझिए जैसे हिंदी के। तो नेताजी बहुत सरल भी थे और घुलना मिलना उनका स्वभाव। जी। तो जो है ये ऐसा माहौल था उस समय कि जैसे धीरेन्द्र अस्थाना की किताब का विमोचन हुआ, मैंने संचालन किया तो मुख्य अतिथि के रूप में प्रभास जोशी जी पधारे, राहुल देव तो थे ही। तो उसी मंच पे डॉक्टर धर्मवीर भारती, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, कथाकार सूर्यबाला, कथाकार सुधा अरोड़ा, निदा फाजली, सागर सरहदी, तो ये सब जो है इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, हाँ, एक जो है कार्यक्रम में मंच पे और सामने जो है बाकी जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं सामने वो श्रोताओं में बैठे हैं। तो मालूम पड़ा कि हमारे शहर में अगर हिंदी उर्दू की लिखने वाले 200 लोगों की एक क्रीम है तो 200 लोग जो है चर्च गेट के एक कार्यक्रम में इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आज उसमें से कई लोग गुजर गए और भौगोलिक दूरियां इतनी बढ़ गई कि किसी ने बेलापुर नई मुंबई में मकान ले लिया, किसी ने विरार में, किसी ने मीरा रोड में। तो अब जो है किसी एक प्रोग्राम में इकट्ठा होना इन लोगों का बहुत मुश्किल हो जाता है और ये कमी सबको बहुत खलती है। और इसलिए यहाँ गोरेगांव में आने के बाद मैंने एक संस्था शुरू की, चित्रनगरी संवाद मंच, कि हर रविवार को हम लोग जो है मिलें। तो मुंबई के भी लोग आ जाते हैं और कभी कभी दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद आ जाते हैं, ग्वालियर के भी लोग आ जाते हैं। निश्चित रूप से ये जमघट है कलाकारों का और साहित्यकारों का। साहित्यकारों, शब्दकारों से इतर ये मुंबई अब नई मुंबई हो गई, बदल गई है जी। इस बदलते मुंबई में बहुत सारे लोग रोजगार के लिए या अपने कला की पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए अगर आना चाहें बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? क्या आए या रास्ता बंद है, अब कोई संभावना नहीं है? देखिए, जो लोग कुछ बनने के लिए आना चाहते हैं आनंद जी, तो उनमें जो है धीरज बहुत ज़रूरी है। और आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे प्रिय गायक उदित नारायण 10 साल यहाँ संघर्ष करने के बाद वापस लौट गए थे और जब एक नई आवाज़ की ज़रूरत पड़ी आमिर खान की फिल्म में क़यामत से क़यामत तक, तो उनकी रिकॉर्डिंग जो है उनको जब सुनाई गई निर्देशक को तो उनको बहुत पसंद आई और उनको वापस बुलाया गया। तो समझिए कि 10 साल तक कितना धीरज रहा होगा उस आदमी में। तो आज भी वही है कि 6 महीने तक तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं और फिर अगले जो है 1-2 साल होता है ये चेहरा कहीं देखा है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो ये जो एक धीरज चाहिए कुछ साल रुकने का। और सबसे पहले कि आपके भीतर जो प्रतिभा है, क्या वो प्रतिभा है कि अगर आपको एक ट्यून दे दी जाए कि आवाज़ पे गीत लिख सकते हैं। हमारे जो है अच्छे अच्छे गीतकारों को इस माध्यम से ये सहूलियत नहीं महसूस होती थी, इसलिए पंत जी आए थे, सुबोधानंद दौड़ गए। ताज भोपाली ने खुद कहा था मजरू सुल्तानपुरी से कि मुझे जो है ट्यून पे लिखने में असुविधा होती है, वो चले गए। लेकिन जिनको सुविधा होती थी कि आनंद बख्शी 10 मिनट में गीत लिख देते थे, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, ये सब बहुत माहिर थे। शैलेंद्र की पूछो ही मत, जो है अद्भुत प्रतिभा जो है ट्यून पर लिखने की। तो ये जो होता है कि चाहे आपको कलाकार बनना है, आप अपने आप को तौल लीजिए कि आप कितने पानी में हैं। अगर एक बार कैमरे के सामने खड़े होने का मौका मिल गया तो आप जो है कि आप कुछ जलवा दिखा पाएंगे। बिल्कुल, बस अगर आप में प्रतिभा है और आप अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं जी, बस उसके लिए जगह है, आप ये कहना चाहते हैं। और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ कि जिसमें प्रतिभा है वो मुंबई क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही। आज जहाँ पहुँचे, एक लेखक, एक कवि, शायर,
गीतकार, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, पत्रकार भी है जी। नौकरी से आप मुक्त हो चुके हैं, बहुत काम किया। अब पहुंचकर इस उम्र में लोग, अभी आप बूढ़े नहीं हुए, अभी तो पूरी जवानी के दहलीज पर है, तो चुनिंदा काम करता है कि अब हमें चुन चुन कर समय के साथ विशेष काम करें जिसमें आत्म अनुभूति हो, हमें शांति मिले, हमें लगे कि हमने अपने जीवन में जो श्रेष्ठ काम करना चाहा था वो हमने किया। उस तरह का कुछ कर रहे हैं? और क्या योजनाएं हैं, क्या चीज़ें जो आप करके तृप्त हो जाएंगे? सही बात है। देखिए, एक बात तो ये है कि जो हमारा संचालन वाला काम है तो उसमें जो है आनंद आता है, नए नए लोगों से मेल मुलाकात भी होती है, तो लोग जो है छोड़ते नहीं हैं। तो अभी मुझे जो है, जैसे शुक्रवार शनिवार रविवार तीनों दिन कार्यक्रम थे, तो ये जो क्या बोलते हैं कि घर में बैठने के बजाय एक रिटायर्ड लाइफ का जो एक मूवमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो अपना जो है इसके ज़रिए लोग बुलाते रहते हैं, फिर अभी अगले शनिवार रविवार को भी अपना प्रोग्राम है, कुछ और प्रोग्राम की बात चल रही है। तो वहाँ जाने के बाद हर जगह आपको जो है कुछ नया सीखने को मिलता है। कोई बहुत अच्छा वक्ता आ जाता है, बहुत अच्छा बोल देता है तो आनंद आ जाता है। कभी कुछ हमारे पीछे जो पीढ़ी आ रही है वो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गज़लें गीत लिख रहे हैं, तो उनको भी जो है सुनने में आनंद आ जाता है। तो ये जो अभी इस साल मेरी 2 किताबें आई, सिने गीतकार और सिने जगत के शब्द शिल्पी, ये किताबें बहुत पसंद की जा रही हैं और मैं चाहूँगा कि भविष्य में कुछ ऐसी ही चीज़ फिर लेकर के आएँ। वाह देवमणि जी, निश्चित रूप से आप कुछ अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहें। हम, हमारी पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती हैं। और जहाँ तक आपने किया, देश को परोसा है, देश को दिया है, भेंट किया है, उपहार दिया है, देश ने उसकी सराहना की है। आपके पास और भी जो कुछ है उसे लेकर आइए, हम उसे, मुझे लगता है हमारे दर्शक स्वीकार करेंगे और आपको सराहेंगे। सही बात। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे हम कि जो एक पंक्ति आपने कही कि मंचों पर जाते हैं तो हम सीखते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम सीखते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये विद्यार्थी भाव आपको हमेशा बड़ा बनाता जाएगा और आप बहुत बड़े बनते जाएंगे। सही बात। आज जहां पहुंचे हैं उससे और ऊंचाई पर, उच्च शिखर पर पहुंचे, हम इस कामना के साथ। आपको मित्र को धन्यवाद देने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन साधुवाद देता हूं और हृदय से कामना करता हूं कि श्रेष्ठ करते रहें और हम मिलते रहें, अपने दर्शकों के बीच बार बार आएँ। तो देवमणि जी, बहुत अच्छा लगा, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। और ये मुस्कुराहट आज पूरे देश की आवश्यकता है। लोग हंसे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और ये बात आपके शब्दों से, आपके कलम से पूरे देश तक पहुंचती रहे। पूरी बधाई के साथ, पूरी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।